अगर आपके पास न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है और आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो पर आपको अच्छी तरह न्यूज़पेपर समझ नहीं आता, तो ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगी कि आप अपने स्टैटिक कॉन्सेप्ट को डे टू डे इवेंट्स के साथ या न्यूज़पेपर के साथ अलाइन कर सको। दूसरा, न्यूज़पेपर फियर को भगा सको। तीसरा, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट 8 से 15 मिनट में डेली बेसिस पे सीख सको। आप इन वीडियोस को 2.5 या 2x स्पीड पे भी देख सकते हो, वॉट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू। आज बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं न्यूज़पेपर में, तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट आर्टिकल। इट इज मेंटल फटीग कैन ट्रिक द ब्रेन इनटू टेकिंग द इजी वे आउट। एक बहुत सा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया गया है, जहाँ पे बेसिकली लोगों को लाया गया था और उनको कहा गया कि जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा लेटर है आपको उसको रिकॉल करना है। पहले उनसे पूछा गया कि जो अभी हमने लेटर पी आपको दिखाया, उससे पहले हमने आपको कौन सा लेटर दिखाया था। जैसे ये एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ता गया, उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पूछना स्टार्ट कर दी कि पिछले 4 से 6 लेटर्स जो हमने आपको दिखाए हैं, क्या उनमें किसी में भी ये लेटर पी रिपीट हुआ। फिर उसके बाद जब लोग थकने लग गए तो उन्होंने उनको रिवॉर्ड दिया कि आपको पैसे मिलेंगे रिकॉल करने के लिए। और ये सारा एक्सपेरिमेंट इसी के बेसिस पे है। एंड आई हेल्प यू, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में जाते हैं। ब्रेन का एक पार्ट होता है इंसुला, वो हेल्प करता है हमें प्रोसेस करने में कि हमारे ब्रेन की इंटरनल स्टेट क्या है। जब भी मेंटल फटीग होती है तो जो DIPFC है वो ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि मैं मेंटल फटीग में हूँ। और जब कोई फिजिकल फटीग होती है तो मोटर कॉर्टेक्स सिग्नल भेजती है। तो बेसिकली जो इंसुला होता है वो हमें हेल्प करता है कि इन सिग्नल्स को हम इंटीग्रेट कर सकें और फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजंस हम ले सकें। तो बेसिकली जब उनको रिवॉर्ड दिया गया तो पाया गया कि जब लोग ज़्यादा थके हुए थे तो उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता था, वो इजी टास्क करते थे डिफ़िकल्ट की जगह। और जब वो थोड़े से बेटर फील करते थे तो उन्होंने थोड़े से ज़्यादा पैसे वाले या थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टास्क करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि आपकी मेंटल फटीग आपको थकाती नहीं है, इट बेसिकली ऑल्टर करती है कि आप क्या चॉइसेस लोगे। जैसे कि अभी शाम हो चुकी है, आप इस टाइम पे न्यूज़पेपर नहीं रीड करोगे, बट आप न्यूज़पेपर पढ़ने की जगह ये वीडियो देखोगे ताकि आपको इजी वे में आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सको, नॉलेज को रिटेन कर सको। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द आर्टिकल। क्या आपको ये आर्टिकल इंटरेस्टिंग लगा? टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि आज मैं पूरा दिन कुछ नहीं कर पा रही थी एंड इवेंचुअली आई डिड दिस वीडियो, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट दे वर ट्राइंग टू से। एंड लेट्स मूव विद द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है मून डे रिमेंबरिंग द लीप। बेसिकली 20 जुलाई को अपोलो 11 जो नासा का मिशन था, उन्होंने मून पे लैंडिंग की थी इन द ईयर 1969। बात बहुत पुरानी हो चुकी है, बट एक हिस्टोरिकल इवेंट होने के कारण 2021 में UN ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया थ्रू द रेजोल्यूशन 76/76 कि हम हर साल 20 जुलाई को एज अ मून डे ऑब्जर्व करेंगे। अब ये डे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन पहले ह्यूमंस थे जिन्होंने मून के ऊपर कदम रखा और चले। सो बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आने वाले 1 साल में आ सकता है रिलेटेड टू द फर्स्ट मून स्पेस क्राफ्ट, तो आपको इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेकेंड आर्टिकल। वी आर डन विद द साइंस एंड टेक वाला सेक्शन। अभी हम एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पे जा रहे हैं, वो है एविएशन सेफ्टी को लेके। वी ऑल नो अहमदाबाद इंसिडेंट जो रिसेंटली हुआ है, एंड उसके बाद एविएशन सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस है और बहुत सारे आर्टिकल्स पिछले बहुत दिनों से आ रहे थे। बट मुझे लगता है कि इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज हम एविएशन सेक्टर वाले आर्टिकल को एड्रेस करें, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स और रेगुलेशन पे फोकस करा गया था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप UPSC या स्टेट PCS एस्पिरेंट हैं और इन जनरल यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि सेफ्टी मेजर्स क्या फॉलो करने चाहिए। तो पहला कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए कि इनर हॉरिजॉन्टल सरफेस होता क्या है। एक इमेजिनरी सरफेस क्रिएट किया जाता है एयरपोर्ट के अराउंड, थोड़ा सा ऊपर से, ताकि इस हाइट के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली एयरक्राफ्ट को हेल्प करती है कि वो बिना किसी रुकावट के उड़ सके। तो जनरल एक्सेप्टेड नॉर्म ये है कि 45 मीटर अबव द एलिवेशन ऑफ द एयरपोर्ट रेफरेंस पॉइंट पे ये होता है, पर ये डिपेंड करता है कि वो सेंटर ऑफ द रनवे ले रहे हैं या एयरपोर्ट को
रेफरेंस पॉइंट पे ले रहे हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट इनर हॉरिजॉन्टल सरफेस। अभी ध्यान से समझो कि 2008 तक एयरक्राफ्ट एक्ट स्टैट्यूटरी ऑर्डर 988 ऑफ 1988 लागू था, जो प्रोहिबिट करता था कि कोई भी कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट के आसपास एयरक्राफ्ट की मूवमेंट को इंटरफेयर नहीं करेगा। पर 2008 के बाद एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी आती है जो कि इस सबको, जो कि ये पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी ऑर्डर जिस चीज़ को नोट कर रहा था, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग को, और उन्होंने अलाउ कर दिया। ये आर्टिकल में मेंशन करा गया था कि मुंबई में ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग है जो कि इस सेफ्टी मेजर को ब्रीच करती हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है जो हमारा एविएशन सेक्टर फेस करता है, जो एविएशन सेफ्टी मेजर्स को ब्रीच करता है। पहली बात है जो DGCA है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वो काफ़ी ज़्यादा इतना टेक्निकली एप्ट नहीं है कि वो पूरी तरह इंडिजीनियसली सब कुछ हैंडल कर सके। वो फॉरेन एजेंसीज पे भी डिपेंडेंट है, जैसे कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो एक ये कंसर्न है कि हमें खुद में इतना ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए कि बिना एक्सटर्नल हेल्प के भी हम ऑपरेट कर सकें और अच्छे टेक्निकल लेवल पे ऑपरेट कर सकें। सेकंड बोल रहे हैं कि DGCA परमिट करता है कि इंडिविजुअल्स विद लेसर क्वालिफिकेशन टू सर्व एज एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। तो हमें इस क्वालिफिकेशन पे और उनकी एक्सपर्टी पे भी ध्यान देना चाहिए कि जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स हैं वो एप्ट हों इस जॉब के लिए। थर्ड वी हैव एयरलाइंस जो है, ऐसा पाया गया दैट दे आर रिपीटेडली वायलेटिंग द मैंडेटरी रेस्ट रूल फॉर पायलट्स, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। जब फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन ब्रीच होगी, पायलट्स ऑलरेडी फटीग महसूस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका इम्पैक्ट जो फ्लाइट सेफ्टी पे भी पड़ेगा। देन फोर्थ वी हैव कि एयरलाइन जो है वो प्रायोरिटाइज करती है प्रॉफिट मार्जिन्स को ओवर सेफ्टी, और आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न, क्योंकि एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस का सारा मेजरली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एयरक्राफ्ट एजेंसी है उनकी होती है। तो इट इज़ अ बिग कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। एंड एट लास्ट वी हैव एम्प्लॉयज रेजिंग सेफ्टी कंसर्न आर ऑफन ट्रांसफर्ड, टर्मिनेटेड और इग्नोर्ड। इसके लिए एक टेक्निकल टर्म है विसल ब्लोअर। तो जो लोग विसल ब्लोअर का काम करते हैं उनको बहुत बारी उनको चुप करवा दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है या उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, स्पेशली जब हमारा एविएशन सेक्टर इतना ग्रो कर रहा है और आने वाले साल में और एक्सपैंड करेगा। तो हमें सेफ्टी को हमारी पहली प्रायोरिटी रखनी चाहिए, प्रॉफिट को सेकंड प्रायोरिटी रखनी चाहिए। नाउ वी ऑल आर अवेयर कि एग्जाम्पल्स अहमदाबाद फ्लाइट एक्सीडेंट 2025 में हुआ। एट लास्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन क्या होता है। ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के अंदर बनी थी। इस बॉडी का काम क्या है? ये बॉडी का काम है कि ये पूरे जो सेक्टर है, एविएशन सेक्टर है, उसको रेगुलेट करती है, और ये अटैच्ड है विद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का क्या काम है? वो सुपरवाइज करती है, पर रेगुलेट करता है DGCA। दिस आई होप कि आपको रादर देन ओनली आप थोड़ा सा पॉलिटिसाइज मत करा करें किसी भी इशू को, आप फोकस करा करें कि आप उसकी टेक्निकलिटी को समझ सकें और सिस्टम को समझ सकें कि कौन सा सेक्टर है, क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे चीज़ें होनी चाहिए थी। इट विल हेल्प यू लॉट टू नॉट ओनली राइट बेटर आंसर्स फॉर योर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और परफॉर्म बेटर इन योर एग्जाम और everything, but it will also help you in your personality development, which should be your main focus. Now coming with another important article, I think it was again very important. The article said how Indian higher education institutes can attract foreign students. Recently हमने अलाउ करा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूट इंडिया में आकर अपनी यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, पर इसको कैसे हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ को भी कैसे उनका स्टैंडर्ड इम्प्रूव कर सकते हैं उस पर फोकस करा गया इस आर्टिकल पे। आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। फर्स्ट, जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है उसको हम यूज़ करें, उसको बेटर बनाएं, एकेडमिकली उसमें इंटर्नशिप्स इंट्रोड्यूस करें ताकि बच्चे और अट्रैक्ट हो और स्टूडेंट्स आएँ। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है जिन्होंने इंटरनेशनल योगा कोर्स इंट्रोड्यूस करा and it has helped a lot.
सेकेंड, हमें डेडिकेटेड रिसर्च चेयर्स इंट्रोड्यूस करनी चाहिए ऑन इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी। तो IIT गांधीनगर ने सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को टाई करा है विद इंजीनियरिंग स्टूडेंट टू रूरल सिस्टम। तो बेसिकली IIT गांधीनगर ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हेल्प करा है कि वो रूरल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करें और उसको बेटर तरीके में इम्प्लीमेंट कर सकें। थर्ड, हमारे हॉस्टल्स और कैंपस को अपग्रेड करें। आई थिंक इट इज़ मस्ट। बहुत बुरी हालत है हॉस्टल्स में। एज पर QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 कि इंडिया में बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजर गैप है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में। सो इट्स अ बिग कंसर्न फॉर अस टू बी ऑनेस्ट। अगर एक इंडेक्स से हाईलाइट कर रहा है एंड वी ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड इट एट सम लेवल, तो आई थिंक दे शुड लुक इनटू इट। फोर्थ इज फॉस्टर मीनिंगफुल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। अभी रिसेंटली एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर भी इंडियन स्टेट्स के साथ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हेल्ड करे गए हैं बाय मिनिस्ट्री, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनोवेटिव स्टेप। इट हेल्प स्टूडेंट्स नॉट ओनली कि वो अपनी स्टेट के बारे में सीख सकें, वो दूसरी स्टेट के बारे में सीख सकें, उनकी सोशल इकोनॉमिक कल्चरल चीज़ों को सीख सकें। सो इट्स अ ग्रेट मूव। बट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिसेंटली एशियन कंट्रीज के साथ भी इस स्टेप को लिया है। तो देर आर मेनी एग्जाम्पल्स फॉर इट। एंड एट लास्ट, रेज एकेडमिक स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन। तो हम अपने एकेडमिक स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करें और प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा फोकस करें, सिर्फ थेरेटिकल ना हो, कॉन्सेप्ट को समझ सकें। सो दिस वॉज ऑल विद दिस आर्टिकल। एंड लास्ट, ये प्रैक्टिकली आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत हेल्प करेगा ये आर्टिकल, इसलिए मैंने इंक्लूड करा वीडियो में भी। एंड आई होप आप इस आर्टिकल को 1 मिनट और रुक जाएं। तो बेसिकली जब भी आप लाइफ में कभी भी क्रेडिट लोन के लिए जाएंगे तो आपको ये 5 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, कि आप अपना लोन लेने से पहले अपना क्रेडिट स्कोर खुद चेक करें। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपके क्रेडिट स्कोर में कोई गड़बड़ है तो आप रेलिवेंट अथॉरिटी के पास जाके अपना क्रेडिट स्कोर ठीक करवाएं और उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। ठीक है, जितना बेटर आपका क्रेडिट स्कोर होगा उतना ईजी होगा कि आपको लोन मिल सके, उतना ही ईजी होगा और आपको बेटर EMI ऑप्शंस भी मिलेंगे। ठीक है। सेकेंड, नॉट कंपेयरिंग लोन ऑफर्स। ऐसा नहीं है कि आप एक बैंक के पास के या एक इंस्टीट्यूट के पास के और आपने जाके लोन ले लिया। आपको कंपेयर करना चाहिए मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल लेंडर्स से कि कौन आपको क्या ऑफर कर रहा है और आपके लिए सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन क्या है। थर्ड, आप EMI कैलकुलेटर ऑनलाइन यूज़ करें ताकि आप अपनी EMI को कैलकुलेट कर सकें। अपनी बाकी इनकम को देखें कि आप अपने इमरजेंसी फंड साइड पर रख के EMI निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे। बेसिकली कहा जाता है कि आपकी इनकम के 50-60% से कम ही होनी चाहिए EMI। ऐसा नहीं है कि आप 10,000 कमा रहे हो, 9,000 आप EMI दे रहे हो, देन ये तो बहुत बेवकूफ़ वाली बात होगी। एट फोर्थ, सिक्योर्ड लोन ऑप्शंस के लिए अगर आप जा सकते हो तो जाओ। बेसिकली सिक्योर्ड लोन ऑप्शन क्या हो गया, जब आप पर्सनल लोन लेते हो ना तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा होता है। बट जब आप सिक्योर्ड लोन लेते हो, जैसे कि गोल्ड पे ले लिया, किसी प्रॉपर्टी पे ले लिया, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। या और वो जो कि लोन होते हैं, सिक्योर्ड लोन्स होते हैं, वो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो वो पैसे। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ घर के लिए लिया तो घर के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली आपको हेल्प करेगा कि आपकी EMI कम से कम रहे। एंड फिफ्थ, इग्नोरिंग इमरजेंसी फंड। आपके पास अगर आपने लोन लिया है और आपके डेली एक्सपेंसेस भी हैं, बट उसके अलावा भी आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए ताकि आप जब भी कुछ अनफोर्सीन इवेंट आए आप उसको आराम से हैंडल कर सको, ज़्यादा प्रेशर ना लेना पड़े। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स फॉर टुडे। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि आर्टिकल 143, आर्टिकल 200 एंड 201 क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो आप कल की वीडियो देख सकते हैं। इट विल बियरली कम से कम आपको 2 से 2.5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे अगर आप फास्ट स्पीड पे देखेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम and thank you for your patience. I will see you in the next video. Till then, take care. Bye.